एक बार फिर से पाकिस्तान पॉलिसी पर आते हैं। लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान पॉलिसी जो है या तो थी नहीं या उसमें 360 डिग्री चेंज आया। जैसे जब शुरुआत हुई तो नवाज शरीफ को दावत के साथ शुरुआत की, उनको यहां बुलाया गया शपथ ग्रहण समारोह में, और जब अंत हुआ इस टर्म का, इस सरकार के टर्म का, तो वो एयर अटैक से हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी कोई इस प्रकार के विश्लेषणों से नहीं बनती। कई बार कांग्रेस के नेता अध्यक्ष भी मैं देखता हूं ट्वीट कर देते हैं फॉरेन पॉलिसी मामले में। अब वैसे मैं उदाहरण दूं आपको, अब उनका नेशनल डे था, भारत की तरफ से कोई मंत्री नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर ने एक औपचारिक बधाई की चिट्ठी लिख दी। तो वो फोपा था या वो वाकई में सोच समझ के लिखी गई चिट्ठी थी? उसकी आलोचना करने वालों का फोका था। आलोचना करने वालों को जिन विषयों की समझ नहीं है नहीं बोलना चाहिए। पॉलिसी और प्रोटोकॉल में क्या अंतर होता है विदेश नीति में, ट्वीट करने से पहले राहुल गांधी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। पॉलिसी एक होती है, प्रोटोकॉल दूसरा होता है। और इसलिए हम जो शत्रु भी होता है, अब हम चुनाव लड़ते हैं, मेरी पॉलिसी कांग्रेस के खिलाफ है, लेकिन दुख सुख की घड़ी में तो मैं हर कांग्रेस के मित्र के घर जाऊंगा। वो प्रोटोकॉल होता है। तो इसलिए जिनको नासमझी है, इमैच्योरिटी है, जो प्रोटोकॉल और पॉलिसी में अंतर नहीं कर सकते, वो विदेश नीति के ऊपर ट्वीट के माध्यम से देश की विदेश नीति न चलाएंगे क्या? अब पाकिस्तान का आपने कहा कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल कंसिस्टेंट पॉलिसी है। हिंदुस्तान शांति चाहता है और शांति के लिए पूरा प्रयास करेगा, और शांति के लिए हमारी प्री शरफ और वाजपेयी जी के समझौते में है कि पाकिस्तान की भूमि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ टेररिज्म के लिए नहीं होगा। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत तब होगी जब आप विजिबल और डिसाइसिव स्टेप्स लोगे टेररिज्म के खिलाफ। और इसलिए अगर भारत, देखिए भारत विश्व में रहता है, भारत की विदेश नीति की सफलता देखिए, हमने सीमा क्रॉस कर दी, केवल पीओके में नहीं, हमने पाकिस्तान के मेनलैंड में जाकर बालाकोट किया। दुनिया के एक देश ने नहीं कहा गलत किया, ना सर्जिकल स्ट्राइक पे ना एयर स्ट्राइक पे। ये हमारी विदेश नीति की सफलता है, क्योंकि हम दिखलाते हैं कि हमने उनको शपथ ग्रहण पे बुलाया, हमने उनसे 4 बार बातचीत की, मोदी जी उनके पारिवारिक फंक्शन तक में चले गए। और फिर इन्होंने क्या किया, पठानकोट, उरी और पुलवामा। और हमारे पास इसके बाद ऑप्शन क्या है कि जो टेररिज्म का केंद्र है, जहां से आरंभ होता है, हम वहां जाकर टेररिज्म को समाप्त करेंगे और वहां मारेंगे। दुनिया ने इसको स्वीकार किया। तो हमारी नीति कंसिस्टेंट है, हमारी प्रेफरेंस शांति के लिए है, दोस्ती के लिए है। उस पर हमारी कंडीशन ये है कि ये टेररिज्म को समाप्त कीजिए और अपनी भूमि का प्रयोग ना कीजिए। जिस दिन पाकिस्तान ये कंडीशन पूरी करेगा तो दोनों देशों के संबंध भी उससे सुधार आएगा, माहौल में भी सुधार आएगा। जी, बालाकोट को आप टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि बालाकोट विल बी अ टर्निंग पॉइंट? देखिए, मैं सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दोनों को टर्निंग पॉइंट मानता हूं। टर्निंग पॉइंट इसलिए मानता हूं कि इससे पहले आतंक सबसे ज्यादा हमें पीड़ित करता था। हमारा आतंक से लड़ाई तो 26/11 को शुरू नहीं हुई, हम तो उससे पहले सफर कर रहे थे। और हमारी एक सोच थी उस वक्त, मैं उस सोच की आलोचना नहीं करता, जो सोच थी कि भाई एलओसी जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल है या इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। हम वाजपेयी जी के समय हम लोग भी कहते थे कि कारगिल का युद्ध हमने जीता, पर एलओसी हमने पार नहीं की, अपने देश के अंदर रह के जीता। उस वक्त की स्थिति वो थी। लेकिन जैसे वक्त बदला पिछले 20 साल में, वो रोज एलओसी को ध्वस्त कर दें और रोज उसको तोड़ के यहां लोग भेजे कि हिंदुस्तानियों को मारो, और हम कहें कि सैंक्टिटी ऑफ एलओसी, एलओसी की मान्यता बहुत बड़ी है। और फिर हम अपने घर में बैठे रहें, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज लोगों को डिफेंड करें। 100 में से 99 बार हम उनको, आतंकियों को पकड़ के मार डालें, लेकिन हमें तो 100% सफलता चाहिए। वो साल में एक घटना भी बड़ी कर गए तो उनकी सफलता है, और यही हो रहा था। जी, पुलवामा ऐसी घटना थी। तो मुझे लगता है कि इस सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को आगे ले जाना भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट है कि अब हम आतंक को केवल अपने देश में, जिसको मैं क्रिकेट की परिभाषा में कहता हूं, खेल अब बैकफुट पे नहीं खेला जाएगा, मैच जीतना है तो फ्रंट फुट पे होता है, रन तभी बनते हैं। तो हम अब फ्रंट फुट पे जाकर जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है टेररिज्म का, वहां पे टेररिज्म को अटैक करेंगे।
तो आप ये कह रहे हैं कि जो बालाकोट था वो पुलवामा का रिटेलिएशन नहीं था, वो तो होना ही था। बिल्कुल नहीं था। ये देखिए, पुलवामा जिन्होंने किया, हमारी फौज ने उनको लिक्विडेट कर दिया, हमारे पुलिस ने या फौज ने, जिसने भी उनको मारा। लेकिन ये तो इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई। तो हमको इन दोनों को साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, बिल्कुल साथ में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एक्शन में रिवेंज एक्शन नहीं होता। जो पाकिस्तान ने 27 फरवरी को किया वो रिवेंज एक्शन था, और वो एकदम बॉस्ड अप ऑपरेशन था। उनके जहाज आए, तैयारी नहीं थी, हमने एक दीवार जहाजों की बना रखी थी पूरी सीमा पर, और F-16 जैसा जहाज डिस्ट्रॉय हो जाए। और आज वो स्थिति में है कि हमारा जहाज डिस्ट्रॉय हो गया, हमारे 2 पायलट वहां गिर गए, उनमें से एक मर गया, एक हॉस्पिटल में है, ये भी कबूल करने को तैयार नहीं है। और हमारे मीडिया के मित्र कम से कम पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जो लेख आ रहे हैं, उनमें से एक लेख है अ स्टोरी ऑफ सन्स ऑफ 2 एयर मार्शल्स। भारत की एक रिटायर्ड एयर मार्शल का बेटा राष्ट्र का हीरो बन गया, और पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल का एक बेटा, जो उस F-16 में बेचारे की मृत्यु हो गई, उनके देश उसको स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है कि वो कभी थे। जी, आपके हिसाब से आपका गेम चेंजर क्या है? जैसे राहुल गांधी समझते हैं कि मैंने ये जो कल न्यूनतम आय योजना की, ये मेरा गेम चेंजर होगा। देखिए, मुझे लगता है कि रीपैकेजिंग से कभी गेम चेंज नहीं होता। खिलाड़ी वही होता है, खिलाड़ी की मूल क्षमता वही होती है। इस चुनाव में केवल एक गेम चेंजर है, और उस गेम चेंजर का नाम है नरेंद्र मोदी। और इसलिए जनता ने यह फैसला कर लिया कि नेतृत्व है, निर्णय लेने की क्षमता है, सरकार चलाने की ताकत है, देश को आगे बढ़ाने की ताकत है, ईमानदार आदमी है और दूसरों को भी ईमानदार बनाता है, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे देश इसके हाथों में सुरक्षित है। केवल गरीबों की मदद की ये एक पक्ष है, केवल ईमानदारी से नेतृत्व दिया वो दूसरा पक्ष है। लेकिन कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता इस वक्त तो 10 बार सोचता कि एयरफोर्स को अनुमति दूं कि ना दूं। वही डिफेंसिव डॉक्ट्रिन रहती, जब आतंकवादी आएंगे मारने तो देखूंगा उनके साथ कैसे निपटना है। उन्होंने कहा नहीं, अब नई डिफेंस डॉक्ट्रिन होगी सिक्योरिटी की, कि मैं आतंक जो भारत के खिलाफ होगा उसको जाकर जहां से आरंभ होता है आतंक, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, वहां मारूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक भी यही थी और एयर स्ट्राइक भी यही थी। और मुझे लगता है कि इस तरह के निर्णय लेना वो लीडरशिप की पहचान होती है। फॉर वांट ऑफ कंसेंसस, फॉर वांट ऑफ इनडिसीजन, डिसाइसिवनेस, निर्णय टालना, डॉक्टर साहब टाल देते थे, नरसिम्हा राव जी टाल देते थे, ये नहीं होता। ये जो निर्णय लेने की क्षमता है कि आज जनता को लगता है इन सब मुद्दों की वजह से कि नेतृत्व में इसी हाथों में देश सुरक्षित है, इसलिए इस चुनाव में केवल एक गेम चेंजर होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। राहुल गांधी ने ये जो नया कल घोषणा की न्यूनतम आय योजना की, आपको ऐसा लगता है कि ये गेम चेंजर हो सकती है इस चुनाव में? देखिए, और ये उनका मुझे लगता है ये एक और धोखा है, मैंने इसे ब्लफ कहा। इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जवाहरलाल जी की हर भाषण में होता था कि पॉवर्टी इरेडिकेशन हमारा पहला उद्देश्य है। कुछ नहीं कर पाए, 3.5% ग्रोथ रेट इस देश को दे पाए जब तक लिबरलाइजेशन शुरू नहीं हुआ। उसके बाद राजीव गांधी जी ने के भी भाषण है कि मैं मिस्टर क्लीन ये नाम लिया था, और बोफोर्स और HDW न जाने किस किस में फंस गए, और इसलिए उनकी जो नीयत थी उसको वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, उसी में व्हाइट वॉश करने में लगे रहे। पिछले 10 साल तो देख लीजिए जो हालत है। 71 से लेकर आज तक 48 साल हो चुके हैं, 2/3 उसमें से कांग्रेस की सरकार थी। तो ये योजनाएं तुमने लागू क्यों नहीं की? कांग्रेस के तो मैनिफेस्टो में 2009 में भी था कि इनकम सपोर्ट स्कीम हम देंगे, क्यों नहीं दी? कांग्रेस ने केवल नारे दिए गरीबों को, श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को साधन दिए हैं, और साधन नजर आते हैं, साधन जमीन पे नजर आता है, उसमें कोई डेटा और अर्थशास्त्री नहीं है। 91% गांव सड़क से जोड़ दिए, 50 लाख घर गांव में हर वर्ष लोगों को मिल रहे हैं, वो भी हम 1 करोड़ तक ले जाएंगे। 2022 तक गांव का हर घर पक्का होगा, हर BPL परिवार के पास घर होगा।
शौचालय 38% से 99% हम लोग ले गए, हर घर में बिजली दे दी, हर घर में चूल्हा दे देना। आप गरीब किसानों की आय में मदद करो ताकि अपने बीज या अपना फर्टिलाइजर खरीदने में उनकी मदद हो पाए। आपने 50 करोड़ लोगों को हॉस्पिटल का खर्चा फ्री कर दिया एक आयुष्मान के थ्रू। तो गरीब की जितनी सेवा हमने एक इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया। आप अपने किसी भी इंटरव्यूअर से पूछिए, कांग्रेस पार्टी से हैं, 5 साल में 1 रुपया एक टैक्स नहीं बढ़ाया। इनकम टैक्स कम कर दिया, मिडिल क्लासेस के लिए कम कर दिया और एग्जेम्पशंस दे दिए। हर जीएसटी की मीटिंग में, जो कांग्रेस के जमाने में होता था, लोग प्रतीक्षा करते हैं कि किस चीज का टैक्स कम होगा। 1 रुपया 1% कोई टैक्स नहीं बढ़ा, कम हुए। टैक्स बेस को हमने दुगना कर दिया, लोगों को ईमानदारी के रास्ते पे डाला रीजनेबल होके, और लोग तैयार थे इस रास्ते के लिए। और इसलिए इन साधनों का जो प्रयोग है हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया। 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हर साल में बन जाए, 65 से 102 एयरपोर्ट बन जाए। मतलब इस देश की प्रगति जिस तरीके से हो रही है, और गांव में जितनी सुविधा गरीब को चली जाए, हमने तो साधन दिए, कांग्रेस ने तो कुछ दिया नहीं। अच्छा, डीबीटी जब आया आधार के बेस पे, तो पार्लियामेंट में भी कांग्रेस ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया, और अब कहते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन विच मींस डीबीटी, उसके माध्यम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से देंगे। अरे हम तो ऑलरेडी लाखों करोड़ रुपए उसके माध्यम से गरीब को दे ही रहे हैं। 55 सरकार की योजनाएं हैं जिसमें हर गरीब को उसकी जो सपोर्ट है वो मिलती है। ये 75,000 उसके ऊपर जो किसान का है, पीएम किसान का, वो भी उसके अंदर जाएगा। तो 2,55,000 करोड़ तो यही जा रहा है। अगर हम जो सस्ता अनाज देते हैं उसको भी कर दे तो 1,84,000 करोड़ और जुड़ जाएगा। तो जितना ये वायदा कर रहे हैं हम तो उससे 1.5 गुना ज्यादा आज भी दे रहे हैं। वो 8 अलग अलग चेक पहली तारीख को आपके खाते में आएंगे या एक चेक आएगा, केवल इतना अंतर है। जी, जेट एयरवेज का आजकल बहुत चर्चा चल रही है कि जेट एयरवेज को सरकार ने बेल आउट कर दिया है। फिर लोग ये कहते हैं कि इससे पहले विजय माल्या को क्यों नहीं किया। तो तुलना ये होती है कि किंगफिशर को क्यों नहीं किया और जेट को क्यों कर दिया। मुझे लगता है विषय को गहराई से समझ ले। एक तो किंगफिशर हमारी सरकार बनने से पहले ही बंद हो चुकी थी। दूसरा, फ्रॉड और चीटिंग के बीच में और बिजनेस लॉसेस के बीच में तेल का कीमत बढ़ गई तो एयरलाइन घाटे में चली गई, सभी घाटे में गई थी पीछे। अब थोड़ा सा तेल का दाम सॉफ्ट होता है, 60, 65, 66 डॉलर होता है ब्रेंट का, तो थोड़ी सांस में सांस आता है उनके। यही 80, 85 पे चला जाए तो सभी घाटे में होंगी। वो बिजनेस लॉस होता है। पैसा साइफन आउट कर लेना, चीटिंग कर लेना और देश से भाग जाना, ये फ्रॉड है, देश के साथ विश्वासघात है। और कोई भी सरकार, उस वक्त हम पावर में नहीं थे, ऐसे व्यवसाय को कम से कम रिहैबिलिटेट ना करती। अन्यथा कोई ऐसी स्थिति होती तो कोई दूसरा उसको खरीद लेता, अगर चल रही होती तो। अब हमने क्यों किया ये बैंकों ने निर्णय था जी। बैंक्स का पैसा लगा हुआ है, शेयर होल्डिंग कुछ नरेश गोयल के परिवार की है, कुछ एतिहाद की है, कुछ अन्य लोगों की है। कोई भी उसमें पूंजी डालकर चलाने की तैयार नहीं है। इसका असर किस पे पड़ेगा? इसका असर 2 लोगों पे पड़ेगा। पहला असर पड़ेगा इसका हमारे बैंकों पे, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, शायद 8-9 हजार करोड़ रुपया उनका फंसा हो, वो डूब जाएगा अगर बंद हो गई। दूसरा असर पड़ेगा आप पे, और आप पे और मुझ पे कैसे असर पड़ेगा कि इस देश में फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन इकोनॉमी है। सबसे अधिक लोग ट्रैवल, मतलब इसमें लो मिडिल क्लास भी, जो थोड़ा गरीबी से ऊपर आए, अफोर्ड कर सकता है, तो वो भी जब ट्रैवल करने लग पड़ता है। मेरे घर में काम करने वाले 1-2 बच्चे नेपाल से आते हैं, एक दरभंगा से आता है, वो भी अब घर उसमें जाने लग पड़े हैं, लो कॉस्ट एयरलाइन में 2-2 महीने पहले टिकट बुक करा लेते हैं। आज एक वर्ग बदल गया है, लोगों की एस्पिरेशंस का एक कारण हो गया है। मैं आपको बताता हूं, 65 से 102 कर दिए हमने एयरपोर्ट 5 साल में। अगले 5 साल सरकार में आएंगे तो ये 200 के नजदीक होंगे। मतलब एक एविएशन में रेवोल्यूशन है। तो आपको एयरक्राफ्ट चाहिए। बोइंग मैक्स उस जहाज की वजह से ग्राउंडेड है। जेट भी पूरा ग्राउंड हो जाए तो लो कॉस्ट टिकट भी दिल्ली बंबई की 40-50 हजार की और एग्जेक्टिव क्लास 1 लाख रुपए की। जैसे ही जेट थोड़ा सा ढीला हुआ तो भाड़े लगभग डबल होने लग पड़े।
तो इसमें कंज्यूमर का हित नहीं है, उपभोक्ता का हित नहीं है। बैंकों का भी हित इसी में था, उपभोक्ता का भी था कि हमारे यहां जहाज चलते रहे, ताकि सप्लाई ज्यादा होगी तो रेट कम होगा, सप्लाई कम हो जाएगी तो रेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए जनता के हित में और बैंकों के हित में बैंकों ने फैसला लिया कि हम इसमें 1,500 करोड़ इंडक्ट करके अगले कुछ महीने के लिए इसको चलाएंगे, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के द्वारा धीरे धीरे शेयर होल्डिंग एक्वायर कर लेंगे, और फिर हम बाजार के अंदर जाएंगे कि कौन सी मैनेजमेंट आके इन शेयर्स को खरीद के इस कंपनी को जाने को तैयार है, ताकि मैं अपने पैसे वसूल करके बाहर जाऊं और हिंदुस्तान की जनता को, जहां 5 एयरलाइंस हैं, उसको एक और मिल जाए। कहीं 5 की 4 हो गई तो उसके लिए भी भाड़े डबल हो जाएंगे। एक और बड़ी बात जो मैं आज लेकर आया वो था एनएसएसओ का डेटा जॉब्स को लेकर। ये लगातार छपता रहता है कि इतनी जॉब्स कम हो गई हैं, कैजुअल फार्म लेबर श्रिंक्स बाय 40% सिंस 2011-12। इसमें हम ये चाहते हैं कि आप दर्शकों के सामने यू शुड सेट द रिकॉर्ड। मैं आपको बता दूं, जॉब्स कम हो गई हैं। कोई सरकारी या प्राइवेट या कोई भी संस्था जो स्वायत्त है, आप और मैं दोनों चलते हैं अलग अलग संस्थाओं के साथ जी, और मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि आपके पास जीविका के साधन हैं, क्या आपके पास लाइवलीहुड है? और एक परिवार जिसमें 2 भाई हैं और खेती करते हैं, वो कहेंगे हैं। आप उन दोनों के पास जाते हो और अपना प्रश्न पूछ लेते हो, क्या आपके पास रोजगार है? तो वो कहेंगे भाई रोजगार तो नहीं है। तो उन्हीं 2 व्यक्तियों से प्रश्न को ट्विस्ट करके आप और मैं अलग अलग डेटा तैयार कर सकते हैं। अब डेटा होता है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं जिसने जिस प्रश्न पे किया, और इसलिए इसके कई लेयर्स होते हैं। अब सीआईआई ने 1,05,000 एसएमई से कहा का एक्चुअल वेरिफिकेशन करके सर्वे किया। उन्होंने कहा कि हमारे यहां इतना जॉब डेटा इन एसएमई सेक्टर से पिछले 5 साल में बढ़ा है। उन्होंने रिपोर्ट रिलीज की। ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, अरे प्रोविडेंट फंड तो वो देगा जिसके पास औपचारिक रोजगार है और एक स्तर से ऊपर वेतन है उसका। उनकी संख्या बढ़ती जा रही है प्रोविडेंट फंड देने वालों की, और ये कह रहे हैं भाई रोजगार नहीं है। क्या 17 करोड़ लोग जिनको मुद्रा का लोन मिला, कोई रोजगार नहीं हुआ? क्या दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी, 10,000 किलोमीटर हाईवे बन गया, कोई रोजगार उससे नहीं बना? क्या 10-10.5% पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रो कर रहा है, उसमें कोई रोजगार नहीं निकला? और जब ये इस तरह के स्लांटेड न्यूज आती है कि गांव में वर्किंग लेबर कम हो गई, तो इसका मतलब यह है कि गांव के जो बच्चे हैं, जो एक खेत में परिवार के 6 लोग काम करते थे, 3 को नौकरी शहर में मिल गई है। कोई भी दुनिया में देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पलायन करके शहरों में जाते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंजन होते हैं। उसका यह मतलब नहीं कि रोजगार घट गए हैं। गांव में तो अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। जितने भी आपके देश के विकसित प्रांत हैं, वहां आपको फार्म लेबर नहीं मिलती। आप गुजरात में चले जाइए जी, आपको फार्म लेबर नहीं मिलती, बाकी प्रांतों से बुलानी पड़ती है। पंजाब में तो आज से 25 साल से फार्म लेबर मिलनी बंद हो गई थी, आपको बिहार से लानी पड़ती थी। केरल में आज लोग पूर्व के प्रांतों से आ रही है फार्म लेबर। तो जितने भी प्रांत अर्थव्यवस्था में, जहां लोग कहीं से एनआरआई बन के चले गए, कहीं से शहरों में चले गए, कहीं ने रोजगार कर लिया, कहीं ने व्यवसाय कर लिया, तो इसलिए केवल अच्छा आपने हेडलाइन पढ़ ली। जैसे मैंने आपको 2 उदाहरण दिए। पहला ये कि आपके पास लाइवलीहुड है, वो कहेगा है। आपके पास जॉब है, वो कहेगा नहीं है। और 10 हेक्टर की खेती होगी दोनों के पास। दूसरा, लेबर अवेलेबिलिटी कम हो गई, लेबर जॉब्स। अरे वो इसलिए है कि वहां पर लेबर, अब जो गांव में केवल खेत में लोग काम करने को तैयार नहीं है, इसलिए उनको अगर शहर की नौकरी मिलती है, किसी घर में भी मिल जाए, कहीं सिक्योरिटी एजेंसी में भी मिल जाए, तो उनको लगता है कि एक शहर में स्टेपिंग स्टोन है, अगली नौकरी इससे बेटर होगी। एक और बड़ी अजीब बात देखने को मिली, वो ये कि सरकार जो आंकड़े रिलीज करती है, अब एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि उस पर कोई विश्वास ही नहीं करता। लोग तुरंत उसको चैलेंज कर देते हैं। वो अर्थशास्त्री आते हैं, कुछ वो चिट्ठी लिख देते हैं कि नहीं। मैं आपको बताऊं, 108 अर्थशास्त्रियों ने चिट्ठी लिखी। अब कॉलेजों के लेक्चरर भी अपने आप को अर्थशास्त्री कहते हैं, मुझे बहुत खुशी है। मैंने उनको विश्लेषण किया सोशल मीडिया पे। उनका 70 वो थे जो सरकार के खिलाफ 3, 4 या 5 मेमोरेंडम दे चुके हैं राजनीतिक विषयों पे।
कहीं गाय को लेकर कोई इंसिडेंट हो गया, कहीं कठुआ में कोई इंसिडेंट हो गया, कहीं किसी राज्य में कोई इंसिडेंट हो गया, तो मोदी जी पे आरोप लगाते हुए उनको जो चिट्ठियां जाती हैं, ये उसके परमानेंट सिग्नेटरीज हैं। अच्छा है उन्होंने इस बार अर्थशास्त्री का रूप धारण कर लिया। हमारा जो डेटा है सीएसओ का, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी बहुत विश्वसनीयता है। और इस दुनिया में सारे इकोनॉमिक डेटा की जो मां है, मदर ऑफ ऑल डेटा, वो आईएमएफ है जी। जब वो उसको स्वीकार करता है, मैं एक अंग्रेजी में शब्द यूज करता हूं, मैंने 2 शब्द इस्तेमाल किए जब मैं अमेरिका में था अपने इलाज के लिए। एक मैंने कहा कि कंपल्सिव कॉन्ट्रेरियंस, इनकी मजबूरी है कि हर चीज का ये विरोध ही करेंगे। और दूसरा फ्रेज मैंने इस्तेमाल किया कि नवाब्स ऑफ नेगेटिविटी जी। ये केवल नकारात्मक के नवाब हैं, और इसलिए ये आलोचना करते रहे। ठीक है, ऐसे लोगों की भी समाज में, लोकतंत्र में जरूरत होती है, लेकिन देश की मुख्य धारा का ये हिस्सा नहीं होते। रॉबर्ट वाड्रा पर अभी क्या चल रहा है? देखिए, ये जो जांच का मामले हैं उस पर मेरे लिए टिप्पणी करना उचित नहीं है। आरोप हैं, कुछ गंभीर भी हैं, समाचार पत्रों में, टेलीविजन चैनल्स पे आते रहते हैं। ईडी सेज वी वांट टू अरेस्ट हिम। देखिए, उसमें अब ईडी का एक इन्वेस्टिगेशन है, मामला कोर्ट में है, और इसलिए कोर्ट के बाहर किसी मिनिस्टर को उस पर टिप्पणी करना अपने आप में उचित नहीं हो। 5 साल आपको मिले क्योंकि पूर्ण बहुमत 30 साल के बाद किसी पार्टी को मिला 2014 में, और 3 बड़े वादे आपने किए थे। धारा 370 किया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड किया था, और राम मंदिर किया था। ये 5 साल में अगर आप इनमें से 1-2 वादों को भी पूरा कर देते तो शायद लोग कहते हैं आपकी 50-100 सीटें और बढ़ जाती। ये मैनिफेस्टो के वादे नहीं होते, ये हमारी मूल विचारधारा का अंग है। अयोध्या का विषय अदालत में है, और अदालत में जो विषय है वो एक प्रकार से आगे बढ़ रहा है। हम चाहेंगे राम मंदिर बने, हम उसके पूर्ण समर्थक हैं, और कोर्ट में पूरा प्रयास करेंगे हम वकालत के माध्यम से, जो भी पक्ष रखा जाएगा कि राम मंदिर बने। जहां तक कश्मीर का सवाल है, हम आज भी मानते हैं कि कश्मीर का जो संवैधानिक ढांचा बनाया गया था पंडित जी के जमाने में, वो गलत था। आज हम काफी आगे बढ़े हैं। इस राज्यपाल के कार्यकाल में हमने कितने ऐसे कानून हैं जो लागू नहीं थे, कश्मीर में लागू कर दिए। आपको कल्पना है कि कश्मीर में क्या हो रहा है? हमने सैकड़ों लोग जिनको सिक्योरिटी मिली हुई थी और देश के खिलाफ बोलते थे, सैकड़ों ऐसे जिनको सिक्योरिटी मिलने का कारण ही नहीं था, सिक्योरिटी हटा दी। 2 प्रमुख संस्था, जमायते इस्लामी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो जहर फैलाते थे अलगाव का, और एक प्रकार से जमायते इस्लामी से वो काडर निकलता था जो सेपरेटिस्टों का होता था, हमने प्रतिबंधित कर दिया, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर दिया। हमने एनआईए, इनकम टैक्स, इन सब माध्यमों से जो ये अनऑथराइज्ड फंडिंग थी टेरर के लिए, उसके छापे शुरू कर दिए। आज वहां स्टोन थ्रोइंग नहीं हो रहा, आज वहां हजारों में लोग सड़कों पे नहीं आ रहे हैं। वहां की जनता शांति चाहती है, और जनता शांति चाहती है, और उनको लगता है कि ये लोग एक प्रकार से कन्फ्रंटेशन करके उसको खत्म करते थे। आज वो हड़ताल भी करते हैं तो उसका असर पहले से कम है। मुझे लगता है कि देश इसमें जो पहली बार ये उदाहरण मिल रहा है कि कश्मीर में अभी तो सॉफ्ट तरीके से चलो, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे। अब एक दूसरा तरीका है, रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करो, लोगों को पीस और शांति दो, अपना विकास करना, अपनी शिक्षा करना, अपना रोजगार व्यवसाय करना, उसकी सहूलियत दो, और लोग उसमें खुश हैं। आज कश्मीर में जाके जनमत करवा लीजिए, लोग कहेंगे ये जो गवर्नर राज का वक्त आया है, राष्ट्रपति शासन का, ये उन पार्टियां जो चला रही थी उससे कहीं बेहतर है। जी, लेकिन कश्मीर से ही जो नैरेटिव निकलता है, आपने देखा होगा 4-5 साल में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हुआ, हिंदू मुसलमान बहुत हुआ, बहुत जगह जगह जो है अलग अलग वर्ग जो है बढ़ गए। और सुधीर जी माफ कीजिए, वो 2-4 साल में नहीं हुआ, वो उस 89-90 में हुआ, जब वीपी सिंह साहब ने जगमोहन जी को गवर्नर भेजा, और उनकी पुस्तक पढ़ लीजिए। मैं इस देश के इतिहास में सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा फेलियर मानता हूं। तो एक ऐसा प्रांत है जिसमें से एक धार्मिक ग्रुप को
एथनिक क्लीजनिंग के दौरान वहां से निकाल दिया गया और कोई सेक्युलरिस्ट उसकी जिक्र नहीं करता। किसी राज्य को रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से एक आदमी को भी, एक परिवार को भी निकलना पड़े तो देश में तूफान आ जाता है। यहां के चैनल, यहां की वेबसाइट, यहां के कॉलमिस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल उस पर लिखेंगे। लेकिन सेक्युलरिस्ट और सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा फेलियर है द एथनिक क्लिंजिंग ऑफ कश्मीरी पंडित्स एंड अदर्स फ्रॉम द वैली सिंस 1989। तो ये जो दरार थी, ये उस जमायत इस्लामी और उस फंडामेंटलिस्ट सोच ने पैदा की थी और ये तब शुरू हुई थी। अब तो वहां एक ही समाज है। कुछ